अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एतज़ाज़ यूसुफ और मेरे साथ हैं मेहमान आदिल अशरफ और सिमा सिद्दीक। हम बात करेंगे आज के दिन हम कुछ टॉपिक्स पे, जिस तरह के प्रीमियर लीग के वीकेंड रिव्यू के बारे में, अगले वीकेंड के प्रीव्यू के बारे में, थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक जाएंगे। यूनाइटेड की नई साइनिंग, रिटर्न ऑफ द हीरो रोनाल्डो और उनके इम्पैक्ट के बारे में, यूनाइटेड के मैनेजर ओले गुनार सोल्शशायर की एक्सपेक्टेशंस के बारे में, मैनेजरियल सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पर हम पहले नज़र दौड़ाते हैं इस वीकेंड के जो रिजल्ट्स थे, जिसमें सबसे पहला मैच था क्रिस्टल पैलेस का स्पर्स के साथ। स्पर्स को इस सीजन की पहली डिफीट मिली। क्रिस्टल पैलेस ने यह मैच बहुत आसानी से 3-0 से जीता। तेंगांगा, जो कि स्पर्स के यंग डिफेंडर हैं, उनको रेड कार्ड हुआ। उसके बाद ज़हा ने पेनल्टी कन्वर्ट की। उसके बाद ओत्सोन एडवर्ड, जो कि फ्रेंच स्ट्राइकर हैं, सेल्टिक से आए क्रिस्टल पैलेस, उन्होंने डेब्यू की 2 गोल किए, बहुत इंप्रेसिव गोल किए उन्होंने। उसके बाद हम बात करेंगे आर्सेनल आर्सेनल की पहली जीत थी इस सीजन की, नॉर्विच सिटी के अगेंस्ट। ये मैच 1-0 से आर्सेनल ने जीता। ओबामियांग, जो कि आर्सेनल के कैप्टन है, उन्होंने गोल किया। कंट्रोवर्शियल गोल था, पर नंदलेस आर्टेटा थोड़ा सा प्रेशर रिलीव हुआ होगा, उनकी सीजन की पहली जीत थी है। उसके बाद लेस्टर सिटी और मैनचेस्टर सिटी का मैच हुआ, जो कि मैनचेस्टर सिटी ने 1-0 से जीता। बर्नार्डो सिल्वा ने इस मैच में गोल किया। उसके बाद इस सेशन का जो मेन टॉपिक होगा वो यूनाइटेड की जो जीत थी न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट। 4-1 से ये मैच जीता। रोनाल्डो ने 2 गोल किए, ब्रूनो फर्नांडिस ने एक बहुत अच्छा गोल किया। जहां पे हम बात करें हीरोज के रिटर्न की और उनके गोल स्कोरिंग की, तो यहाँ पे यूनाइटेड लेजेंड लिंगार्ड ने भी रिटर्न किया ओल्ड ट्रैफर्ड का, और उन्होंने गोल स्कोर किया। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे आल्सो यूनाइटेड के शॉर्ट कमिंग्स की थोड़ी सी, क्योंकि न्यूकासल यूनाइटेड ने जो है ये मैच 1-1 ड्रॉ किया था मंकियो के गोल के थ्रू। पर उसके बाद ऑब्वियसली रोनाल्डो का जो इम्पैक्ट था, उन्होंने जिस तरह से न्यूकासल की डिफेंस को तोड़ा और यूनाइटेड को जो उन्होंने लीड दी और मैच जिताया। उसके अलावा हम बात करेंगे लिवरपूल और लीड्स यूनाइटेड के मैच के बारे में। ये एक बहुत ओपन मैच था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत एंटरटेनिंग मैच था। साला ने गोल किया, फेबिनियो ने गोल किया और माने ने भी ना चाहते हुए एक गोल कर दिया। पर इस मैच में एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से लिवरपूल के फैंस का थोड़ा सा मजा किरकिरा हुआ, जहाँ पे हार्वी एलियट, जो कि इस सीजन एक बहुत रेगुलर फिगर थे लिवरपूल की स्टार्टिंग 11 में, उनको इंजरी हुई, बहुत सीरियस इंजरी हुई। उसके अलावा चेल्सी ने एस्टन विला को हराया 3-0 से। इस मैच में लुकाकू ने अपने करियर के 2 गोल किए, पहले 2 गोल किए स्टैमफोर्ड ब्रिज में। उसके अलावा कोवाचिच ने एक गोल किया। और हम बात करेंगे साउल निगेस के डेब्यू के बारे में, या नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही बहुत ही बिजार डेब्यू था उनका। तो हम चलते हैं सिमात की तरफ। सिमात, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। पर्सनली मुझे लग रहा था कि रिकरिंग प्रॉब्लम्स थी इस परफॉर्मेंस में, जहाँ पे न्यूकासल यूनाइटेड जो है वो लो ब्लॉक से खेल रही थी, लो ब्लॉक में खेल रही थी। यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। एक बहुत लकी ब्रेक थ्रू था यूनाइटेड के लिए। उसके बाद न्यूकासल यूनाइटेड ने ये मैच बराबर किया और फिर यूनाइटेड ने एक के बाद एक गोल किया और ये मैच जीता। आपको क्या लगता है, रोनाल्डो का इम्पैक्ट कैसा रहा, और क्या बताएंगे आप इस मैच के बारे में? ऑब्वियसली इम्पैक्ट काफी मतलब स्ट्रॉन्ग था रोनाल्डो का, मतलब कंसिडरिंग कि ओल्ड ट्रैफर्ड में गेम थी और सारे फैंस ऑब्वियसली कंटिन्यूसली वीवा रोनाल्डो चैंट कर रहे थे। नजर आ रहा था कि लाइक वो एटमॉस्फेयर जो मतलब पिछले सीजन कोविड की वजह से आई थिंक जो मिसिंग था, बहुत सारे प्लेयर्स भी यही कह रहे थे कि होम ग्राउंड का हम जो फायदा है वो नो डाउट गेम में नजर भी आया। बट जो शॉर्ट कमिंग्स ऑब्वियसली वो हमेशा से, मतलब न्यूकासल के साथ पुराने जितने फिक्सचर्स देख लें, फॉर सम रीजन यूनाइटेड कभी न्यूकासल के अगेंस्ट पिछले 3-4 फिक्सचर्स में देखा क्लीन शीट नहीं रख पाई। इट्स 4-1, 3-1, 4-1, ठीक है, कम बैक हो जाता है, वो भी ड्रॉ करें। बट अगेन ओले की जो वही अगेन हम ओले को ब्लेम कर रहे हैं हमेशा के वो जो कॉम्बिनेशंस एंड डिफेंसिव कॉम्बिनेशन, अगेन वो मैगवायर वराने पार्टनरशिप जो है, या मैगवायर लिंडलॉफ पार्टनरशिप जो है, अगेन हमने देखा कि देर उसी डिफेंस में ही शॉर्टकमिंग्स थी। मे बी जस्ट बिकॉज मैगवायर कैप्टन है उसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता।
जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ड्रॉप द कैप्टन, लेकिन कहीं किसी एक मैच में आई थिंक ओले को एक और पेयर वराने के साथ किसी और डिफेंडर को या लिंडेलॉफ के साथ किसी और डिफेंडर को ट्राई जरूर करना चाहिए, जस्ट टू सी कि क्या वो पेयरिंग भी काम करेगी नहीं करेगी। बट ये सिर्फ था डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अटैक ऑब्वियसली लकी ब्रेक थ्रू बिल्कुल हाफ टाइम से पहले टू जिसकी वजह से पुश किया यूनाइटेड ने आगे, बट देन अगेन न्यूकासल ने बहुत अच्छा काउंटर किया जिसके वजह ऊपर गोल हुआ अगेन। रोनाल्डो जो सेकंड गोल था, रोनाल्डो ने मैं ये कहूँगा एक्सपीरियंस काफी नजर आया उसने, जिसने देखा कि शॉ आगे आ रहा था, उसने राइट टाइम पे रन बनाया और फिर उसके बाद जो शूट भी थी वो भी बिल्कुल कीपर को की टांगों के बीच से गई। बट दैट शोज ऑब्वियसली अ स्ट्राइकर्स फिनिश, जो कि यूनाइटेड आई थिंक पिछले 2 सीजन से मिसिंग था। ऑब्वियसली कवानी ने आके थोड़ा बहुत दिया, बट देन अगेन कवानी विद एज, बट no one is questioning Ronaldo's age, which to some extent is a question concern as a fan for me definitely. ठीक है, हर बंदा कह रहा है कि never doubt Ronaldo, I get it, but then again बैकअप आपके पास अभी भी कोई नहीं है। आप पूरी ट्रांसफर विंडो में 2 आपको साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाते हैं एक प्लेयर साइन करने में, तो obviously striker के point of view से काफी। Then again Bruno obviously everyone was cancelling Bruno कि भाई रोनाल्डो आ गया है, ब्रूनो की साइडलाइन हो जाएगा। ब्रूनो ने बताया कि भाई ठीक है, इतनी जल्दी कोई साइडलाइन नहीं होगा। एंड एज यू मेंशन्ड गोल की वजह से उन्होंने बताया। बिल्कुल। Like Munder और गोल स्कोर किया तो बताया, otherwise there was no chance for him. और फिर एक चीज जो बहुत ज्यादा इस रोनाल्डो के डेब्यू में शैडो हुई वो था लाइक वराने का होम डेब्यू। लाइक आई पर्सनली फील के वराने ऑब्वियसली स्टार्टेड ऑफ इन एन अवे गेम, बट अभी होम में आई थिंक वराने की परफॉर्मेंस इट वाज जो एरियल थ्रेट यूनाइटेड को हमेशा से रहा है, वहां पे काफी जगह पे आके ब्लॉक शॉट्स वराने की तरफ से हुई। थोड़ा सा मुझे लगता है कि एरियल थ्रेट के को छोड़ के हम अगर देखें काउंटर अटैकिंग जो थ्रेट है ऑपोजिशन का, यहाँ पे हैरी मैग्वायर और वरान जो है वो उनकी वही प्रॉब्लम्स थी जो लिंडलॉफ और मैग्वायर की थी। यहाँ पे आपने देखा जिस तरह गोल में मैग्वायर ने आगे कमिट किया, पहले बहुत अच्छा टर्न था, उसकी वजह से लूक शॉ बीट हुए, पर उसके बाद वरान ने लंच मैग्वायर ने लंच किया, उन्होंने कमिट किया, अपनी पोजीशन पे भी नहीं थे, पोजीशन पे भी नहीं थे बिल्कुल, तो पीछे जो है वरान बिल्कुल एक्सपोज हो गए। तो मेरे ख्याल से एरियल जो है ज्यादा प्रॉब्लम, एरियल थ्रेट से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है यूनाइटेड के लिए काउंटर अटैकिंग प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जिस तरह टीम पीछे बैठी होती है और एकदम सिर्फ काउंटर अटैक पे रिलाई करती है, यहाँ पे यूनाइटेड जो है उसको काउंटर नहीं कर पाती डिफेंसिवली। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या आप एग्री करते हैं? obviously Ole जो formation obviously clear with Luke Shaw and Van Bissaka, back to 4-4-2 kind of जो हमारी formation थी कि wing backs जो थे obviously attack पे जा रहे हैं, Van Bissaka और Shaw obviously आगे charge कर रहे हैं, but then again वही issue जो है कि track back वाला उस तरह से track back नहीं हो पा रहा considering the counter attack, and फिर आपके पास mid में भी Matic, Fred अभी जैसा, या मैकटोमिने, ऑब्वियसली मैकटोमिने वाज इज द ओनली मिडफील्डर जो आई फील लाइक मोस्टली ट्रैक बैक्स इजीली। फ्रेड तो खैर में लॉस्ट कॉज, बट देन अगेन काउंटर अटैक यस इट नीड्स टू बी वर्कड ऑन। मैं उसको बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि पिछले सीजन में भी एक मैच था जो यूनाइटेड आर्सेनल से हारी थी 1-0, और मतलब आर्सेनल हारी एकदम से आगे यूनाइटेड थी। उस मैच में भी जो एक गोल खाया था वो इसी तरह ही काउंटर कोई था जो टैकल नहीं कर पाया, और वो इशू हमें अभी भी नजर आया कि अभी भी करंटली है डिफेंसिवली। तो आई हैव नो आइडिया ओले किस तरह इसको टैकल करने का सोच रहा है। मेरे ख्याल से ये सिस्टम, ये जो इशू है ये ज्यादा सिस्टम की वजह से है, ना कि पर्सनल की वजह से है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर हम जाते हैं लिवरपूल के मैच की तरफ। लीड्स यूनाइटेड का होम मैच था, प्रॉक्सिमिटी इन दोनों सिटीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। लीड्स यूनाइटेड के फैंस वापस आए, वो प्रीमियर लीग में अब वापस आए, 1 साल बाद जो है फैंस आए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत टक्कर का मुकाबला देंगे लिवरपूल को, फैंस उनकी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करेंगे, पर यहाँ एक बहुत ओपन मैच था। लीड्स यूनाइटेड की जो डिफेंस थी बहुत ज्यादा एक्सपोज थी,
लिवरपूल के पास जो है गोल स्कोरिंग जो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको गोल स्कोर करने की। पर फिर दूसरी बात हार्वी एलियट की इंजरी के बारे में, तो आप आदिल अशरफ आप जरा नजर दौड़ाइए इस मैच की तरफ, आपको क्या पॉजिटिव्स लगे और कहाँ पे जाके लिवरपूल जो है वो थोड़ी इम्प्रूव कर सकती है। एक्चुअली जो नंबर वन चीज़ थी वो ये कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो है, जो लास्ट सीजन ही स्ट्रगल्ड अ बिट, आई थिंक ही इज बैक टू हिज बेस्ट, ठीक है। और जो पहला गोल था उसके अंदर अगर हम देखें तो मैटिप वाज द वन हु वाज चार्जिंग फॉरवर्ड, ठीक है। वो बिल्कुल डी के अंदर खेल रहा था एंड ही वाज द वन जिसने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को पास किया, जिसने स्क्वायर करके सलाह के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। प्लस लीड्स यूनाइटेड वर कॉन्स्टेंटली जो है ना चैंटिंग कर रहे थे अगेंस्ट ट्रेंट कि ही इज नॉट इवन गुड, और यू कैन से कि कंपैरेटिवली वॉक में हाल शायद काइल वॉकर के साथ साथ कंपैरिजन कर रहे थे, नॉट श्योर व्हाई, बट आई थिंक लीड्स यूनाइटेड जो है वो समहाउ दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग मैनचेस्टर सिटी फॉर सम रीजन। तो मतलब आई डिडंट गेट दैट अंटिल आई सॉ हिज सेलिब्रेशन कि जैसे ही सलाह ने गोल स्कोर किया तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जस्ट यू नो दैट्स व्हाट ही डिड। तो आई रेड कि व्हाई डिड ही डू दैट, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई चैनल तो ब्रॉडकास्ट करता नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू लाइव स्ट्रीम इट एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर मिसिंग थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग। तो व्हेन आई रेड अबाउट इट तो वही कह रहे थे कि देयर वाज सम चैंटिंग्स गोइंग ऑन अगेंस्ट ट्रेंट अलेक्जेंडर, तो उसने प्रूफ बेसिकली वो एक तरह से उनको जवाब दिया था। काइल अच्छा, जहाँ वॉकर जो है तक वो फर्स्ट चॉइस हैं, इंग्लैंड इंटरनेशनल हैं, तो मेरे ख्याल से इस वजह से वो उनको मॉक कर रहे थे। well, Gareth Southgate and his decisions. I mean, he used Fred Alexander in the midfield for some reason. जिसका बड़ा अच्छे से जवाब दे चुका है, जर्कियन क्लॉप जवाब दे चुका है बहुत अच्छे से उसका। Exactly. तो let's just not talk about that. अच्छा, बाकी ये कि I think थोड़ी सी concerning बात है कि सादियो माने जो है he has been having problems with his finishing. The good thing is कि he still has that hunger कि मैंने गोल करना है, मैंने आगे जाना है, मैंने डिफेंडर्स पे टेरराइज करना है, वो हंगर है। बट उसकी फिनिशिंग थोड़ी सी डिप, थोड़ी नहीं काफी हद तक डिप कर चुकी है कि एक बहुत अच्छा चांस डियोगो जोटा ने उसको बना के दिया, जो कि उसने मतलब टीमो वर्नर हरकत कर दी उसने। और ऑब्वियस के बाद काफी मीम्स आए टीमो माने तो तो ये मतलब वो थोड़ा सा था कंसर्निंग के माने जो है वो काफी अर्से पिछले सीजन भी उसने स्ट्रगल किया है कि ही डिडंट स्कोर दैट मेनी गोल्स, मतलब जो उसकी नॉर्मल परफॉर्मेंसेस रही हैं कि ही इज बीन स्कोरिंग 18 19 20 20 प्लस गोल्स, और आउट एंड ओवर से 11 12 गोल स्कोर किए, तो वो थोड़ी सी कंसर्निंग हो गई है। तो बट आई थिंक दैट गोल शुड रीइग्नाइट हिज कॉन्फिडेंस एंड उसको थोड़े से और अपने उसको क्लिनिकल बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि आप एंड तक पहुंचे एंड जस्ट हैव टू लाइक पुट इट बैक इन द नेट, और कुछ नहीं करना। तो वो थोड़ी सी अगर किसी तरह ओवरकम हो जाए तो आई थिंक हमारा जो अटैक है वो इट विल बी बैक टू इट्स बेस्ट, क्योंकि डियोगो जोटा जो है वो तो ऑब्वियसली टोटली इंटीग्रेट हो चुका है लाइनअप के अंदर, ठीक है। मुझे लगा था कि फिरमीनो जो है वो ऑब्वियसली उसकी इंजरी जो है हमें तंग करेगी, क्योंकि उसके एक हमारा सिस्टम है फॉल्स नाइन जो रोबर्टो फिरमीनो की वजह से ही चल रहा था। बट आई थिंक डियोगो जोटा को मोस्ट प्रॉब्ली वी आर प्लेइंग इट एज अ फुल स्ट्राइकर, और ही वाज द वन जो काफी मतलब एक तो वो स्पेसेस भी बनाता है, प्लस पासिंग भी उसकी अच्छी है। ही ऑलवेज सीज के साइड में कोई अगर साला आ रहा हो या माने आ रहा हो तो ही स्क्वायर्स द पास, ताकि अगर मैं मेरे से अपॉर्चुनिटी ना बन रही हो तो दूसरा तो कर दे। तो उसने बड़ा अच्छा चांस बनाया था, तो वो था फबिनो का गोल भी, मतलब इट वाज कंप्लीटली शैम्पल किस्म की डिफेंस थी। Exactly. हाँ, तो वो ऑब्वियसली वही वाली बात है कि इट वाज अ गुड चांस, लकी चांस मिल गया एंड फबिनो स्कोर्ड इट। बाकी ऑब्वियसली हार्वी एलियट, यस, दैट डैम्पन्ड आवर मूड, ठीक है, क्योंकि हार्वी एलियट मेरे हिसाब से ऑब्वियसली एक एक्सपेरिमेंट था कि एक तो वो इज 18 years old, और उसका जो लोन स्पेल था इन ब्लैकबर्न रोवर्स दैट वाज प्रीटी गुड, और उसके जो प्लेइंग स्टाइल है वो कुटिनो की बहुत हमें जो है ना याद करवाता है, ठीक है। कुटिनो वाज वन ऑफ दैट ट्रांसफर इन, मतलब जब से मैं लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसने मुझे वाकई मतलब आई आई एक्चुअली फेल्ट सैड कि Coutinho is going, क्योंकि वो वाला सीजन जो था स्पेशली जब वो खेल रहा था एंड मिडवे ही वेंट, उसमें ही वाज हैविंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, कि 14 गेम्स में 7 गोल्स कर चुका है, चैंपियंस लीग में अलग उसकी वो चल रही है। तो आई थॉट कि ही वुड स्टे
and play for us क्योंकि he मतलब वो उसको सिस्टम पसंद आ रहा था. But obviously when Barca, उस जमाने की बारसा जब आएगी आपको बोलेगी कि भाई आ जाओ 120 मिलियन दे रहे हैं तुम्हारी फीस, आ जाओ, तो कोई कौन नहीं जाएगा. तो हार्वी एलियट जो था वो हमारे लिए coutinho की एक तरह से मुझे लगता है कि वापस उसमें आ रहा था. बट अनफॉर्चुनेट टैकलिंग, और हमने काफी प्रीमियर लीग में देखा है कि स्पेशली जो बर्नली जैसी टीम्स हैं वो दे रिलाई ऑन सच टैकल्स और दे डोंट रियली केयर के दूसरे बंदे के साथ क्या हो रहा है, दे वुड डू इट. बट मुझे लगता है जो लीड्स का जो था वो इट वाज नॉट मतलब It इंटेंशनल, was मुझे not a इतना नहीं लगा. malicious tackle. हाँ वो मतलब ही उसने बॉल ही विन करनी थी. बट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली जैसे इफ यू रिमेंबर तो 1920 वाले सीजन में सन ने आंड्रे गोमेस के साथ एग्जैक्टली यही टैकल किया था, जिसमें आंड्रे गोमेस जो था वो ऑब्वियसली ही कंसीडर्ड अ वेरी हार्श इंजरी. बिल्कुल वही थी ये चीज कि अगर उसकी मैं टेंशन बिल्कुल नहीं थी. सॉरी, अगर मैं को कमेंटेटर्स जो थे गैरी नेवल, अगर उनको मैं कोट करूं तो उनका कहना ये था कि ये टैकल जो है वो रेड कार्ड नहीं था, पर जो सिचुएशन है, जिस तरह प्लेयर्स जिनका मूड खराब हुआ, जिस तरह मतलब वो देख रहे हैं सिचुएशन को, तो रेड कार्ड उस सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने रेड कार्ड दिया रेफरी ने उनको, वरना जो टैकल था वो रेड कार्ड वर्दी नहीं था. इसमें मैं ये पॉइंट उठाऊंगा कि आज अगर ये अनपनिश चला जाएगा टैकल तो ऑब्वियसली एवरी टीम वुड डू इट एंड दे वुड से कि जी इंटेंशनल नहीं था. ठीक है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो उसी तरह इंजर्ड होंगे, टांगे टूटेंगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को. तो दिस रेड कार्ड इज बेसिकली मोर लाइक कि आप टू एक तरह से उसको हैम्पर करना है, इसी तरह हिंड्रेंस लेकर आनी, इससे कि टैकल्स ना हो. क्योंकि फ्यूचर में अगर इसी तरह होते रहे तो ऑब्वियसली ल्यूक शॉ की टांग टूटी थी, अब वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि वो एरन रैमजे एग्जैक्टली शॉ क्रॉस और में एरन रैमजे आर्सेनल के स्ट्राइकर एडवार्डो जो थे, उनकी बहुत सीरियस इंजरी थी. एग्जैक्टली तो ये अनपनिश जाएगा तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल होता जाएगा, और जितना नॉर्मल होगा उतने प्लेयर्स की टांगे टूटती रहेंगी और कैरियर्स खत्म होते जाएंगे. फिर हर कोई दयाबी बन जाएगा. ठीक है, मतलब दयाबी की पिक्चर शेयर होती थी कि मतलब उसकी पूरी बॉडी एनाटॉमी बनी हुई है और बताया है कि ये इंजरी इसने की है सिवाय लेफ्ट फुट के. तो देयर वाज अ टॉप कमेंट के नेवर कंसीडर्ड an injury in the left foot, tank. तो ये है कि मतलब मेरे हिसाब से रेड कार्ड वाज नॉट हार्श. मतलब रेफरी ठीक है, उस वक्त रेफरी ने प्ले ऑन किया था, मतलब his decision was play on. ठीक है, तो सलाह वाज द वन हु caught the attention और उसने मैच रुकवाया. एग्जैक्टली then they realized एंकल जो है वो डिसलोकेट हुआ था, तो बहुत ग्राफिक सीन्स थे इस वजह से. तो गैरी नेवल का भी मतलब यही था कि मतलब ठीक है, रेड कार्ड वर्जी टैकल नहीं है, पर जो इंजरी है, इतनी सिवियर इंजरी है, तो इस वजह से उनको रेड कार्ड दिया गया. और दूसरा, प्लेयर्स की वेलबींग की वजह से भी दिया जाता है, क्योंकि लिवरपूल के प्लेयर्स जो थे वो बहुत ज्यादा उनका मतलब उनके चेहरों पे नजर आ रहा था उनका रिएक्शन. और दूसरा, जिस प्लेयर ने ये टैकल किया, तो मेरे ख्याल से वो भी अगर पिच पे रहता तो वो भी उसकी भी हालत हो गई थी खराब. तो मेरे ख्याल से इस वजह से भी. तो गैरी नेवल पे हमारी बात आई है, यहाँ पे मैं एक और टॉपिक शुरू करने लगा हूँ, एक और सब्जेक्ट शुरू होने लगा है. गैरी नेवल का कहना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्टार्ट है और रोनाल्डो का जो डेब्यू है, जितना भी पॉजिटिव है, उन्हें लगता है कि उनके मुताबिक यूनाइटेड अभी भी एक टाइटल विनिंग टीम नहीं है. डिस्पाइट द साइनिंग्स, डिस्पाइट रोनाल्डो कमिंग बैक, उनको लगता है कि यूनाइटेड की जो टीम है वो अभी भी टाइटल जीतने के काबिल नहीं है. क्या वो अपने दोस्त ओले गुनार सोल्शर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या वो यूनाइटेड की एक्सपेक्टेशंस को लोअर कर रहे हैं ताकि यूनाइटेड टीम पे प्रेशर ना हो? या वो जो है बहुत अच्छे पंडित हैं, बहुत अच्छी पेशन गोई कर रहे हैं? सिमाद, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे सबने आई थिंक वो वीडियो देखी है स्काई स्पोर्ट्स वाली जो गैरी नेवल ने, जिसमें ईयरली स्टार्ट्स ऐसे मेंशन किए हैं कि रोनाल्डो अराउंड 6-9 में, फिर मैड्रिड में, जुवेंटस में, और मतलब वो सारा उन्होंने दिखाया कि रोनाल्डो की उसमें सारे में एक डिक्लाइन सा आया है. वो बताते ड्रिबल्स थी, असिस्ट थे, चांसेस एंड एवरीथिंग, बट उसमें एक डिक्लाइन था शॉट कन्वर्जन के अंदर और वो शॉट्स आउटसाइड द बॉक्स. उसमें पूरा उसने बताया कि एक रोनाल्डो के करियर में पूरा डिक्लाइन आया. ऑल्दो उसने साथ साथ बताया कि लाइक ही स्टार्टेड ऑफ एज अ विंगर और फिर अब एक सेंटर फॉरवर्ड के लिए, जिसकी वजह से असिस्ट्स
चांसेस और ड्रिबल्स ये इस वजह से कम हुई हैं. मतलब इट वाज मोर ऑफ अ डिप्लोमेटिक हाउ ही स्टार्टेड, बट सेइंग राइट अवे के टाइटल कंटेंडर्स नहीं है. यस, आई थिंक इस तरह की मतलब हर जगह रोनाल्डो को प्रेज मिल रही है, सारा कुछ हो रहा है. आई थिंक कहीं पे किसी को पिंच करना था कि गाइस वेक अप. ठीक है. हर चीज अच्छी नहीं है, यू नो. ऑब्वियसली इट कुड बी द रेटिंग्स. मतलब ही इज अ पंडित, मतलब उसने ऑब्वियसली क्या कह सकते हैं, फेवरेबल नहीं हो सकता हर दफा, बट देन अगेन आपको क्या लगता है डिबेट. यूनाइटेड के चांसेस के बारे में? आपको क्या लगता है रोनाल्डो का इम्पैक्ट कितना होगा टाइटल रेस पे? यूनाइटेड के चांसेस हैं टाइटल जीतने के? यूनाइटेड के पास टीम है? क्योंकि मुझे याद है 3-4 साल पहले हम यूनाइटेड के बारे में जोसे मरीनियो के अंडर यही बात कर रहे थे कि जोसे मरीनियो को टाइटल जीतना चाहिए, हालांकि मैनचेस्टर सिटी उस वक्त सेंचुरियन फॉर्म में थी। उनकी जो टीम थी उसके बाद यूनाइटेड ने लगभग 450 मिलियन पाउंड खर्च किए अपनी टीम पे, ज्यादा से ज्यादा चांस दिया ओले गुनार सोल्शरायर को, टाइम दिया। अब जो है आपने वो पिक्चर देखी होगी जहाँ पे रोनाल्डो, ब्रूनो, पॉग्बा, ग्रीनवुड, लूक शॉ सारे एक पिक्चर में हैं गोल सेलिब्रेट करते हुए। क्या आपको लगता है कि ये टीम टाइटल रेस के लिए, टाइटल रेस के काबिल नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये बेंच जो आप देख रहे हैं जहाँ पे टोनी वैन डू बीक जैसे प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल अनयूज है? तो हमारे पास स्क्वाड में डेप्थ भी है, हमारे पास स्टार्टिंग लाइनअप भी इतनी स्ट्रांग है, तो आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि ये टीम टाइटल रेस के काबिल है या नहीं है? वेल डेफिनेटली है. मैं ऑब्वियसली कहूंगा कि टाइटल कंटेंडर्स हैं. जो वही हर बंदे का इशू है, मोस्टली काफी टीम्स का इशू है कि फरवरी में जब चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16, यूनाइटेड तो वैसे ही अक्सर बाहर हो जाती थी राउंड ऑफ 16 में. बट मोस्टली टीम्स पे जब वो फेब वाले फिक्सचर्स आते हैं तो वो बैक टू बैक फिक्सचर्स, वहां पे स्क्वाड की जो डेप्थ है वो ज्यादा एनालाइज होती है. उससे पहले अगर आप देखें तो सिर्फ दिसंबर में बॉक्सिंग डे के अराउंड जरा पता चलता है कि क्योंकि बैक टू बैक फिक्सचर्स हो रहे होते हैं आपकी जो whole of स्क्वाड. December is very busy actually, not just Exactly. Boxing Day वाला time, most of the December में मोस्ट ऑफ द दिसंबर एक्चुअली, मतलब आपको वो जो एक्सपोज बेसिकली होती है हर टीम के, भाई वो किस तरह वो अपने बेंच को यूटिलाइज करती है. yeah. Currently on paper I feel like United is definitely title contenders. United, Chelsea, Liverpool, City. I think ये जो चार टीमें यही So compete glad you करेंगी. said Liverpool. जब तक वैन डाइक इंजर्ड नहीं होता लिवरपूल है तो बट यस इट इज टाइटल कंटेंडर. बट देन अगेन काफी जगह हमने भी यही पढ़ा कि यूनाइटेड के पास टीम बन गई. आई थिंक अब मैनेजर चेंज करने का वक्त आ गया. बट तो आई थिंक ओले के पास आखिरी चांस होगा, आई थिंक फ्रॉम द फैंस एज वेल के कितने और चांसेस आपको मिलेंगे, बिकॉज इट काफी ऐसे मतलब कारबाओ कब भी नहीं आया ना जो फैन. थैंक यू. अगर यहाँ पे यूनाइटेड करबाओ कप जीतती है या एफए कप जीतती है, क्या ये मतलब सफिशिएंट होगा यूनाइटेड के स्टेचर के लिए कि यार 4 साल बाद आप एक करबाओ कप ट्रॉफी जीत रहे हो या एफए कप ट्रॉफी जीत रहे हो? मेरे ख्याल से यहाँ पे यूनाइटेड बाउंड्री सेट हो जानी चाहिए कि अगर आपने इतना स्पेंड किया है यहाँ पे, इतनी अच्छी आपने स्क्वाड 3 साल में आपने बनाया, तो एक लोग सबसे जो कम एक्सपेक्टेशन है वो टाइटल चैलेंज, बहुत क्लोज चैलेंज, यानी कि आप 15 पॉइंट्स पीछे हो आप टाइटल विनिंग टीम से, और चैंपियंस लीग में एक बहुत अच्छे चैलेंज, यहाँ पे ये मेरे ख्याल से मिनिमम एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. यहाँ पे हम अगर मैनेजर की बात कर रहे हैं तो सिमाद हमने यही देखा है बार बार के ओले गुनार सोल्शरायर के पास वो कंसिस्टेंट सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे आप स्क्वाड रोटेट करते हो तो प्लेयर्स इजीली अडॉप्ट करें उस सिस्टम को. यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब ओले गुनार सोल्शरायर जो है रोटेट करते हैं तो जो रोटेटेड प्लेयर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे वो पता नहीं कहाँ आ गए, कंफ्यूज हो जाते हैं. डोनी वैन डू बीक जो है वो 1 साल से ज्यादा हो गया उनको यूनाइटेड ज्वाइन किए, उनको अभी तक यूनाइटेड में चांस नहीं मिला क्योंकि वो जो कि नॉन एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें अभी तक वो अडॉप्ट नहीं कर पाए. तो इस तरह बाकी जो प्लेयर्स हैं, जैसे अब यूनाइटेड के पास एक अल्टरनेटिव है वैन बिसाका का. वैन बिसाका बहुत अच्छे डिफेंडर हैं,
पर अटैकिंग शॉर्ट कमिंग्स हैं उनके पास, टेक्निकली वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं है। यूनाइटेड के पास एक ऑपोजिट प्रोफाइल है प्लेयर की, डिएगो दालो जो कि एक बहुत अच्छे अटैकिंग प्लेयर है, टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, पर अगर आप डिएगो दालो को कोई इस टीम में डालेंगे तो मेरे ख्याल से वो फिर से वही बात होगी कि वो अपना चांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको अपना कंफ्यूजन होगी सिस्टम में। तो ये एग्जैक्टली सिस्टम जो है, ये प्रॉब्लम है यूनाइटेड का, जहाँ पे आप देखते हैं कि यूनाइटेड काउंटर अटैकिंग सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। तो वो अभी भी है, वारान के आने से वो मेरे ख्याल से वो सिस्टम जो वो जो थ्रेट है वो एलिमिनेट नहीं हुआ। न्यूकासल के अगेंस्ट हमने देखा मतलब कि वो बल्कि ज्यादा एक्सपोज भी हुआ है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हम देखते हैं कि अब सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंडलॉफ जो है वो इंटरनेशनल ब्रेक पे जाते हैं, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस लेके आते हैं स्वीडन की तरफ से। वो उनके लीडर हैं, उनके कैप्टन हैं। यहाँ पे जब वो मैगवायर के साथ खेलते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। जहाँ पे हमने वारान को देखा, वारान ने 2 मैचेस खेले। वारान जो है चैंपियंस लीग में वो मेरे ख्याल से पिछले 5 सालों में एक टॉप डिफेंडर रहे हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं। कोई भी मतलब कोई ट्रॉफी नहीं रही, यूरोपा लीग रह गया मेरे ख्याल से, और यूरो कप रह गया। तो यूरोपा लीग जिस तरह यूनाइटेड चैंपियंस लीग से निकल के यूरोपा लीग में जाते हैं, तो रोनाल्डो और वरान के पास चांस होगा शायद ये भी जीत जाएं कि वो ये जो आखिरी ट्रॉफी रह गई है उनकी कैबिनेट में वो भी आ जाए। तो मेरे ख्याल से सिस्टम जो है, सिस्टम और पेयरिंग्स का जो मसला है यूनाइटेड के पास, वो अभी भी कंसिस्टेंट है, हमने इस मैच में भी देखा। मैं जो पर्सनली मुझे सिस्टम लगता है वारान को आप लिंडलॉफ के साथ जो है वो पेयर करो तो एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन होगा यूनाइटेड के पास। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यहाँ पे एक कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो हैरी मैगवायर है, उनकी पेस है और उनकी जो डिफेंडिंग सेंस है वो वही, आप बट बताइए, देन आपको क्या लगता है? अगेन इशू वही है। हैरी मैगवायर आपने कैप्टन बना दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, आप कैप्टन को बेंच नहीं कर सकते फॉर सम तो या तो ओले को वेट करना पड़ेगा कि मैगवायर कोई इंजरी हो, कोई सस्पेंशन ले, या कि वो ये कॉम्बिनेशन ट्राई हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्बिनेशन कहीं ट्राई होने वाला है। He's an 80 million defender. Why would you bench an 80 million defender, to be honest? आप Because you ग्लेजर्स को क्या can, मतलब जवाब आप दोगे? मैनेजर आप हैं, आप कर सकते हैं। मतलब ये भी आपने ज़हन में रखना है कि आप वुडवर्ड और ग्लेजर्स को क्या जवाब दोगे कि आपने 80 मिलियन पाउंड का जो डिफेंडर आपने आइडेंटिफाई किया कि यार ये मेरे क्लब में उसका ये इम्पैक्ट होगा जैसे वैन डाइक का लिवरपूल में था, और आप 2 साल बाद इतना स्ट्रगल करें और उसको आप बेंच कर दो। और पूरा साल हमें पंडित्स बताते रहे कि अगर मैगवायर के साथ एक पेसी डिफेंडर हो तो मैगवायर वुड बी अनस्टॉपेबल। यहाँ पे एक वरान जैसे एक्सपीरियंस, स्टिल वेरी पेसी और बहुत अच्छे एलीट डिफेंडर को आप पेयर कर रहे हो, और फिर भी आपके पास वही प्रॉब्लम्स हैं जो लिंडलॉफ के होते हुए थी। तो यहाँ पे मैं चुप कर गया हूँ। देखो, मैं आप दोनों का ना एक ही बात करूंगा। नाउ दैट यू गाइस हैव अ वेरी गुड स्क्वाड, ठीक है, आप लोगों की स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप हमने देखी है अभी न्यूकासल के अगेंस्ट, जिसमें रोनाल्डो वाज एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर, उसके पीछे फर्नांडिस, फिर सैंचो, फिर ग्रीनवुड, पॉग्बा एंड मैटिच। आई थिंक मैटिच फिर भी रिप्लेसेबल हो सकता है, बाकी डिफेंस लाइन भी आपकी टोटल वो थी, और गोलकीपर भी आपका टॉप नॉच है। तो अगर आप लोगों को द ऑफिस याद हो, यूएस वाला, उसके बहुत लेटर सीजन में जब उनको मैनेजर रिप्लेस करना होता है तो देर एक टाइम आता है कि जहाँ पे कोई मैनेजर नहीं होता और हर वो चीज खुद सारे हो काम रही खुद होती कर है। रहे थे। So just think of Ole as a non-existent manager, and the squad will take care of its own. That's it. यहाँ पे अथॉरिटी की भी बात आती है। जहाँ पे हमने रोनाल्डो को देखा तो मुझे लगता है यूनाइटेड ने ना सिर्फ एक कैप्टन, एक लीडर साइन किया है, बल्कि एक मैनेजर साइन कर लिया है, क्योंकि रोनाल्डो जो है एक एक ट्वीट हमने देखी जहाँ पे सब कह रहे थे कि ओले गुनाह ली ग्रांट ली ग्रांट के बारे में वो हम बाद में बात करेंगे। रोनाल्डो को सजेस्ट किया 70 मिनट के बाद कि शायद वो सब्स्टिट्यूट होना चाहते हैं या नहीं, तो रोनाल्डो ने मना कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास मैनेजर रोनाल्डो है, कैप्टन रोनाल्डो है, और तो मैं आई थिंक थोड़ी सी कैपर से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं सारे प्लेयर्स और मैच के बिल्डअप में जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी,
ओले गुनार सोल्शायर कहते हैं कि मैं मैनेजर हूँ, मैं डिसाइड करूंगा जहाँ पे प्लेयर्स को रोटेट करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो मेरे ख्याल से ये उनकी बहुत बड़ी भूल है कि वो रोनाल्डो जैसे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी मर्जी से या उनको रोटेट करेंगे, क्योंकि रोनाल्डो अपनी एज के मुताबिक अभी भी बहुत एक्टिव और बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, पर मेरे ख्याल से कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ पे यूवेंटस में भी प्रॉब्लम थी कि मैनेजर के पास अथॉरिटी नहीं थी कि उनको रोटेट करें। ओले गुनार आई थिंक सोल्शायर की ये भूल है कि वो रोटेट करेंगे इनको। आपको आपको आई थिंक याद होगा जुवेंटस के आई थिंक मैच में जब रोनाल्डो सब हुआ था, तो दिस वाज द न्यूज़ कि भाई रोनाल्डो एग्जैक्टली को सब कर दिया है। मतलब एग्जैक्टली अब मीडिया भी इस चीज को ना बहुत ज्यादा बैक करा, इसको डिनाई के भाई रोनाल्डो को सब कर दिया। तो ऐसे कि जैसे ये पॉसिबल ही नहीं, जैसे कि शायद उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज है कि भाई आपको सब नहीं करेंगे, हम पूरा 90 मिनट्स खिलाएंगे। मतलब सो दिस वाज द इम्पैक्ट के जो रोनाल्डो का इम्पैक्ट है, नो डाउट। ऑब्वियसली मैनेजर के ऊपर भी जैसे आपने बताया कि काफी हद तक है, एंड इसके साथ ही साथ प्लेयर्स के ऊपर भी है। जो ली ग्रांट की वो जो स्टेटमेंट आई कि फ्राइडे को सारे खाना खा रहे हैं, हर सबको चीट मील एक अलाउड है स्वीडिश में कोई, लेकिन किसी ने नहीं खाया क्योंकि हर बंदा देख रहा है कि क्या रोनाल्डो ने खाया है या नहीं खाया। अब उसने नहीं खाया तो किसी ने भी नहीं खाया। मतलब ऑब्वियसली ये चीज मैं नहीं कहूंगा कि ली ग्रांट के लिए इम्पोर्टेंट है, ही इज बियॉन्ड एज, बट ग्रीनवुड, सांचो, जितने यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली ये लर्निंग, दे आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। तो ऑब्वियसली इट्स अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूँ इसको, तो रोनाल्डो जो है वो ट्रेनिंग में सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, बहुत कंसिस्टेंटली बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं वो। इसी वजह से उनकी जो फिजिकल शेप है अभी तक एक यंग प्लेयर की तरह की है। उसके अलावा रोनाल्डो मैच में भी अपनी इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं करते। यूनाइटेड की जो बहुत कंसिस्टेंट यही प्रॉब्लम है कि मैच में ड्यूरेशंस होती थी जहाँ पे यूनाइटेड बहुत अच्छा खेलती थी, टेम्पो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, पर कुछ स्पॉट्स आते थे मैच में जहाँ पे टेम्पो बहुत लो होता था, प्लेयर्स अपनी इंटेंसिटी और बहुत लो कर देते थे। आपको पर सिर्फ रोनाल्डो ने नजर आता था। ये नहीं करने दिया यूनाइटेड की टीम को इस एग्जैक्टली मैच में। एग्जैक्टली मैं कह रहा कि पिछले मैचेस में होता था कि ब्रूनो ही भाग रहा होता था, आपको वो नजर है एक अकेला बंदा जान मार रहा है, लेफ्ट राइट के देख रहा है, कोई पास ले ले, कोई 1-2 कर ले, मतलब कि इस तरह रन बना के। और लेकिन न्यूकासल की गेम में ये चीज क्लियरली नजर आई कि एवरीवन इज पुशिंग, हर बंदा, मतलब क्या, सांचो ऑब्वियसली आई वुड नॉट से कि ड्रीम डेब्यू फॉर यूनाइटेड ऑब्वियसली इन द फर्स्ट 2-3 गेम्स, बट जो न्यूकासल की गेम थी, मतलब उसने ड्रिबल्स काफी ज्यादा की, जो गोल्स के लिए अब जैसे काफी आगे उन्होंने रश भी किया। ऑब्वियसली इट वाज अ बेटर गेम एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस गेम्स। मे बी दिस इज हाउ रोनाल्डो इज हेल्पिंग द सेकंड स्क्वाड गोल के गेट लिए सांचो ने बहुत क्लेवर रन किया लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे वो डिफेंडर को अपने साथ ले गए मैक्यू को, अपने साथ और ले गए, तो रोनाल्डो को रोनाल्डो को स्पेस स्पेस। मिली और उन्होंने गोल किया। और उसके अलावा है, अब हम बात ही कर रहे थे हैरी मैगवायर वगैरह की, तो हैरी मैगवायर का कहना था कि वारान जो है वो बहुत अच्छी एडिशन है, हमारी टीम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे। तो यूनाइटेड और यंग बॉयज़ का मैच है चैंपियंस लीग में, तो मुझे उम्मीद है कि वारान जो है जहाज में हैरी मैगवायर के साथ बैठेंगे और उनसे बहुत ज़्यादा सीखेंगे चैंपियंस लीग की फुटबॉल के बारे में। उसके अलावा हम यहाँ पे सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो यूनाइटेड के सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे हम। अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूँ, पेप गार्डियोला का जो सिस्टम है बहुत कंसिस्टेंटली वो बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं रोटेशन में, उनके पास जो सिस्टम है बहुत अच्छे सिस्टम है। थॉमस ट्यूखल के बारे में हमने देखा कि उनके पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है। आपने देखा होगा कि कोई भी डिफेंडर्स वो उनके बैक थ्री में खेलते हैं, आजकल चलोबा खेल रहे हैं यंगस्टर, पर कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। साउल निगेस को उन्होंने चांस दिया पहले ही मैच में, डेब्यू में 45 मिनट्स अच्छा नहीं खेले तो उनको पुल आउट किया। यकीनन वो अपने सिस्टम में उनको ईज इन करेंगे और उसके बाद जो है, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है उनके पास। यूनाइटेड के पास वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है। पर अब आगे चलते हैं, यूनाइटेड के बारे में बहुत ज्यादा बात कर ली है, लिवरपूल के सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्लॉप एक नई फॉर्मेशन लेके आए थे, अपने जो कंसिस्टेंटली जो वो 4-3-3 खिलाते रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से, उन्होंने वो सिस्टम चेंज किया। हार्वी एलियट को सिस्टम में उन्होंने इंस्टॉल किया, पर हार्वी एलियट को इंजरी हुई, यहाँ पे ट्रांसफर विंडो भी आपका खत्म हो गया, और ट्रांसफर विंडो के बाद पहला मैच था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई होगी लिवरपूल के लिए, क्योंकि उन्होंने शकीरी को बेचा।
तो आदिल अशरफ को आपको क्या लगता है हार्वी एलियट की इंजरी का कितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा? नई साइनिंग नहीं कर सकते तो इस जो अगर क्लॉप इसी सिस्टम में चलते हैं तो कौन से प्लेयर्स इस सिस्टम में रहेंगे? या आपको लगता है कि सिस्टम चेंज करके 4-3-3 पे दोबारा आएंगे और नाबी केटा जैसे प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा? तो आपके इसके बारे में क्या कहते हैं? Before I begin to answer your question, रोनाल्डो ने गोल कर दिया है, ब्रूनो फर्नांडिस ने असिस्ट कर दिए हैं, तो आप लोग यंग बॉयज की धुलाई कर रहे हैं। तो सर चैंपियंस लीग तो मतलब घर है रोनाल्डो का, वो मतलब वो पहली बता चुका, ऊपर से यंग बॉयज मतलब मेरी जैसी टीम स्कूल नाइट पे आप ठीक है, मार रहे हैं बेचारों को। ये अच्छा, मतलब फुल रोनाल्डो ने प्रॉपर। रोनाल्डो की जो गोल टैली है, अगर यंग बॉयज ना होते तो रोनाल्डो की टैली ना होती। So yeah, so about your question, obviously now Klopp has to revert back to the original plan. तो अब the thing is कि अब उसके पास options हैं मिडफील्ड के अंदर, जिसमें अगर तो वो एक्सपीरियंस आ जाना चाहे तो वी हैव थियागो, और अगर थोड़ी सी पेस और क्रिएटिविटी पे जाना चाहे तो वी हैव नाबी केटा, और अगर एक और यंग ऑप्शन हम रखें जैसे एलियट को हमने रखा है तो कर्टिस जोन्स भी है हमारे पास। बट बात ये कि फिर हमारे पास जो साथ में मिडफील्ड में आई थिंक फिर हेंडरसन और फबीनो है। फबीनो सिंस प्लेज एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, तो सेंटर में फिर हमारे पास हेंडरसन और साथ जो है वो, अब इट ऑल डिपेंड्स के जो गेम किस तरह की है। मुझे लगता है इसमें रोटेशन काफी ज्यादा आएगी, डिपेंड करता है कि जो गेम होगी और किस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा, उस हिसाब से क्लॉप विल ऐड द प्लेयर, कुड बी थियागो, कुड बी नाबी केटा, और कुड बी ऑक्सलेड-चेम्बरलेन एज वेल। क्योंकि ऑक्सलेड-चेम्बरलेन को मुझे लगता है कि हर पिछले में जितनी भी गेम्स हुई हैं उसके अंदर एज अ सब तो यूज हो ही रहा है, तो मुझे लगता है वो भी एक तरह से ईजी नहीं करना चाह रहा है उसको क्लॉप। तो मुझे लगता है ऑक्सलेड-चेम्बरलेन भी एक ऑप्शन है। अगर अब जैसे क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट गेम होगी तो आई फील लाइक कि इट कुड बी आइदर नाबी केटा और ऑक्सलेड-चेम्बरलेन, क्योंकि वही बात है कि क्रिस्टल पैलेस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, प्लस आई थिंक इट्स इन एनफील्ड, तो एनफील्ड एग्जैक्टली। ऑब्वियसली ठीक है, वो एडवांटेज है, हमारे पास होम एडवांटेज है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट हो सकता है। बट अगर उसको फील होता है कि हमें थोड़ी सी कंपोजर और थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए, तो मुझे लगता है फिर थियागो खेलेगा। तो वी हैव ऑप्शंस, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट दैट मच कंसर्न, बट मुझे थोड़ी सी ये होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी कि एलियट वाज मतलब परफेक्टली अपने उसमें पोजीशन में आ रहा था, और बड़ा हमें एक फास्ट पेसी क्रिएटिव प्लेयर हमें मिल रहा था, तो एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट हमारे लिए था वो, जो कि अब हमारा थोड़ा सा ऑब्वियसली अफेक्ट हो चुका है वो। तो बट देन अगेन मुझे कोई कंसर्न फील नहीं हो रहा, एंड दिस इज व्हाट आई फील के वी कुड एक्सपेरिमेंट एंड वी कुड गो विद abundance of options in that position. एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि जहाँ पे आप मिडफील्ड के बारे में बात कर रहे थे, वाइनाल्डम के जाने की वजह से मेरे ख्याल से क्लॉप ने जो है ये नया सिस्टम स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल से वाइनाल्डम नहीं है उनके पास, तो अब उनको सेम प्रोफाइल में अगर मिडफील्डर चाहिए, तो इस वजह से सिस्टम चेंज किया। और यहाँ पे जब हार्वी एलियट को इंजरी हुई, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुश्किल होगी। वो अब जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल क्लब जो है वो प्रेफर करते हैं, अब वाइनाल्डम के Yeah. ना होते वो आपको वो नहीं मिल सकती। पर अब मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा वेरिएट करेंगे अपनी गेम प्ले में यहाँ पे। कुछ Yeah. ना हुआ तो तो जेम्स मिलनर तो है ही, वो कहीं भी खेल लेगा। Always number one in lactation क्या होता है यार वो, whatever that test is, he always tops that. So मिलनर तो भाई हमारा हमेशा रिलायबल एक ऑप्शन है ही है। आपको राइट बैक में चाहिए, आपको मिडफील्डर में चाहिए, लेफ्ट कहीं बैक भी में खेल चाहिए, लेंगे। डिफेंस में, क्योंकि स्ट्राइकर में, पेनल्टी टेकिंग, व्हाटएवर यू वांट। यहाँ पे अगर मैं एक बात ऐड करूँ थोड़ी सी, टाइटल विनिंग जो सीजन था लिवरपूल का, उसमें हेंडरसन जो है बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली वो बहुत ज्यादा एडवांस पोजीशंस में खेलते थे। तो उनकी गोल स्कोरिंग रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, इस मुकाबले में उनकी असिस्ट भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे थे गेम को। तो मेरे ख्याल से क्लॉप शायद दोबारा से वो ट्राई करें कि हेंडरसन को थोड़ा सा एडवांस पोजीशन में खिलाएं। फेबिनो जो उनका पिवट है उसमें फेबिनो और थियागो को रखें और हेंडरसन को थोड़ा सा आगे भेजें।
तो मेरे ख्याल से क्लॉप के पास ऑप्शंस हैं एक्सपेरिमेंट करने की और पर्सनल चेंज करने की, रोटेट करने की, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है। कुछ मैनेजर्स जो है वो इस यहाँ पे थोड़ा सा मात खा को मानते जाते नहीं है। हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से अब मैं थोड़ा सा दोबारा से समरी देता हूँ नेक्स्ट वीक की। लिवरपूल का मैच होगा क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, मैनचेस्टर सिटी का मैच होगा साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, वेस्ट हैम यूनाइटेड का बहुत ट्रिकी मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। डेविड मॉयस जो है बहुत अच्छे फॉर्म में है, अपनी टीम को उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सीजन रहा है वेस्ट हैम का। ये सीजन भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है। एंटोनियो को 94 मिनट में रेड कार्ड हुआ तो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है यूनाइटेड के लिए। स्पर्स जो है उनका मैच है चेल्सी के अगेंस्ट, एक बहुत ट्रिकी मैच होगा ये चेल्सी के लिए। बर्नली का मैच है आर्सेनल के लिए, अब आर्सेनल के साथ, तो मेरे ख्याल से आर्टेटा को फिर से तैयार होना पड़ेगा एक और सरप्राइज के लिए। तो है मैच बर्नली में, टर्फ मूर में मैच। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारे पास जो है वो टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। आपके जहन में है अगर कुछ दोबारा से हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करें तो जरूर पेश कीजिए, क्योंकि मेरे पास I टॉपिक्स think खत्म हो गए। we should talk about Chelsea and what are their chances in this season. And Lukaku के आने से obviously उसका स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे था भी मैच, और जो परफॉर्मेंस थी उसकी के 2 शॉट्स ऑन टारगेट और दोनों पे गोल, मतलब भाईजानी कन्वर्जन रेट तो इस वक्त 100% चल रही है। हाउ इज ही परफॉर्मिंग, टेरराइजिंग द डिफेंस वगैरह, प्लस ऑब्वियसली साउल वाली बात भी हमने वैसे कवर तो कर ली है, बट वैसे थोड़ा सा इस मुझे लगता है कि वी शुड टॉक अबाउट के उनका जो सिस्टम है और उनका जो स्टार्ट है प्रीमियर लीग का स्टार्ट जो है, मतलब स्टार्ट वही है। वही वाली बात है। एक कोच को जो कि जर्मन उससे आके उसने बड़े आसानी से, मतलब इट वाज वेरी इजी फॉर हिम कि वो प्रीमियर लीग में आके उसने इतनी टीम को जो है वो इतना एलिवेट किया है कि अब वो पहले वही वाली बात है, जैसे लिवरपूल ने चैंपियंस से जीती, उसके नेक्स्ट सीजन जो है वो प्रीमियर लीग जीत गया, तो चेल्सी के भी चांसेस मुझे यही लग रहा है कि चैंपियंस से जीती है और अब प्रीमियर लीग जीतने के भी चांसेस उनके बड़े अच्छे से हैं। यहाँ पे बट यू हैव समथिंग टू से। सिमाद ने मेंशन किया कि टाइटल कंटेंडर्स जो है ना सिर्फ यूनाइटेड हैं बल्कि चेल्सी भी है, मैनचेस्टर सिटी भी है, लिवरपूल भी है। पर मेरे ख्याल से एज ए यूनाइटेड फैन मैं बाइस नहीं दे रहा, मुझे जितना लगता है चेल्सी जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस टीम है। अगर कोई भी टीम जो है वो टाइटल चैलेंज करना चाहती है, यहाँ पे चेल्सी जो है एस्टन विला के अगेंस्ट मैच था। एस्टन विला की टीम जो है वो बहुत अच्छे फॉर्म में है, उनका सीजन का स्टार्ट बुरा नहीं था ग्रीलिश के जाने के बावजूद। पिछले सीजन भी बहुत अच्छा खेली एस्टन विला को इतने आसानी से उन्होंने चित किया स्टैनफोर्ड ब्रिज पे। तो मेरे ख्याल से चेल्सी की जो टीम है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है बाकी टाइटल चैलेंजर्स के लिए। सिस्टम है ना, सिस्टम आप देखें, द मैनेजर वाज ब्रेव इनफ कि उसने उसको नजर आया कि प्लेयर मेरा एक नई साइनिंग है, नई इम्पैक्टफुल, उसने उसको फौरन बाहर निकाल दिया। उसने कहा ठीक है मैं सब कर लूंगा, कोई इशू नहीं, मतलब दोबारा मैं चांस दे दूंगा वो। और उसी के साथ साथ आप देखें उसने उसी सिस्टम में के एक यूथ को भी साथ साथ चांस दे रहा है, एक्सपीरियंस के प्लेयर्स भी साथ साथ आ रहे हैं। अगर हम देखें जब काई हार्वर्ट्स लास्ट सीजन जब साइन हुआ था, शुरू में इट वाज अ ह्यूज मिसफायर, मतलब उससे नहीं खेला जा रहा था शुरू के मैचेस में। हकीम ज़िएच ऑब्वियसली थोड़ा सा परफॉर्म किया, देन इंजरी होगी, फिर वापस आए। बट जब से थॉमस टुचेल आए, हार्वर्ट्स भी अच्छा खेल रहा है, ज़िएच भी अच्छा खेल रहा है। pretty sure last season वर्नर ने भी स्टैट्स वाइज कुछ परफॉर्मेंस दे दी थी, बट उसके बुरे स्टैट्स थोड़े ज्यादा थे। वर्नर की डिफेंस में मेरे पास एक पॉइंट है, वर्नर की कन्वर्जन रेट है वो इतना अच्छा नहीं है। बुंडेसलीगा में बहुत अच्छा था, प्रीमियर लीग में इतना अच्छा नहीं है। पर वर्नर कंसिस्टेंटली डिफेंडर्स को एंगेज रखते हैं, जिस तरह की वो रन्स बनाते हैं, जिस तरह उनके असिस्ट बहुत ज्यादा थे, वो इसी वजह से क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, पर वो प्रोवाइडर थे टीम के लिए, प्रोवाइडर थे बिल्कुल, बहुत अच्छे रन बनाते हैं वर्नर। तो डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा उनको एंगेज रखते हैं, बहुत ज्यादा थ्रेट रखते हैं वो अपने रन्स की वजह से।
तो देखना But होगा कि यहाँ पे हावर्ट्स और लुकाकू जो प्रेफर किए जाते हैं अप टॉप, अगर लुकाकू और वर्नर का जो कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाए तो मुझे लगता है कि वो प्रीमियर लीग डिफेंडर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा फिनिशर है, एक बहुत अच्छा गोल स्कोरर है, और एक प्लेयर है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है अटैकिंग पोजीशंस में, वर्नर में। तो मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन देखा जाएगा आगे। आपसे बात कुछ कह रहे थे, सॉरी। मैं वही कह रहा था कि अभी आप देखें, हमने गेम देखी ऑस्टन विला चेल्सी की, अभी ना मेसन माउंट खेला, उनका कांटे इंजर्ड है, बेन चिलवेल जो उनके डिफेंस में काफी अरसे से एब्सेंट है, बट मेजर Chill कर रहा है प्ले मेजर प्लेयर्स जो चेल्सी के हैं, मतलब उन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। मतलब आप मतलब उसको देखेंगे, मतलब कांटे के बारे में हर बंदा मतलब यूनाइटेड के कह रहा था कि भाई बड़ा बेसलेस आर्गुमेंट है, बट हर जगह किया जा रहा है कि जी पॉग्बा फ्रांस में अच्छा खेलता है, यूनाइटेड में अच्छा नहीं खेलता, क्यों फ्रांस में उसके पास पीछे कांटे होता है, तो यूनाइटेड को एक सीडीएम की जरूरत है। दैट मेरे हिसाब से एक टोटली बेसलेस आर्गुमेंट है, वो वही प्लेयर है। बट देन अगेन सिस्टम, जो हम बात कर रहे थे वही के सिस्टम की है। अब चेल्सी जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है इस वक्त उसकी, वो है डिफेंस। वो अपने डिफेंस की वजह से मेरे ख्याल में बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है। मेंडी ने गेम में काफी ज्यादा सेव्स किए, Yep. वॉटकिंस ने काफी तंग किया मेंडी को, लेकिन Yeah. ऑब्वियसली पेनिट्रेट नहीं कर पाए। बट ऑब्वियसली डिफेंस इज यहाँ द पे स्ट्रेंथ चेल्सी है। एस्टन विला ने बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट किए, मेंडी ने डबल सेव्स Yeah. किए, मतलब डबल बहुत सेव अच्छे के सेव्स किए। तो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं चेल्सी के अगेंस्ट भी। उनको थ्रेट किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है उनकी डिफेंस को। पर हम कंसिस्टेंटली देखते हैं कि उनकी जो मेंटालिटी है वो हमेशा रिकवर कर जाते हैं हर मैच में। जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट उनका जो मैच था, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टेस्ट किया लिवरपूल ने उनकी डिफेंस को। स्टार्ट लिवरपूल ने बहुत अच्छा लिया, पर जहाँ पे चेल्सी ने रिकवर किया वहां पे उन्होंने लीड ली और डोमिनेट करना शुरू कर दिया पहले हाफ में डोमिनेट जिस करना तरह। चाहिए। तो कंसिस्टेंटली वो मैच में अगर उनको टेस्ट किया जाता है तो वो रिकवर कर जाते हैं। तो ये क्रेडिट जाता है उनके मैनेजर थॉमस ट्यूखल को, कि जिस तरह उन्होंने टीम को एक कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। उनके जो लीडर्स हैं टीम में, एस्पिलिक्वेटा जो कि कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और थियागो सिल्वा जिस तरह वो टीम को डिफेंस को ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशंस की, जहाँ पे लोग कहते हैं कि पॉग्बा के साथ अगर कांटे को खिलाया जाए तो पॉग्बा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस देंगे, मैगवायर के साथ एक पीसी डिफेंडर हो तो वो वर्ल्ड क्लास डिफेंडर बन जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक्सक्यूजेस हैं। आप आइसोलेटेड परफॉर्मेंसेस देखें प्लेयर्स की तो वहां पे आपको पता लगता है प्लेयर्स की एबिलिटी क्या। तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड के पास जो मसला है वो सिस्टम का मसला होता है। पॉग्बा पिवट में खेलते हैं फ्रांस की टीम में, पर जो सिस्टम है उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ना वो डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेलते हैं, बल्कि अटैकिंग जो आउटपुट्स होती हैं, जिस तरह उन्होंने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट जो मैच हारी थी, स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा गोल स्कोर किया। पर सिस्टम 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 हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है यूनाइटेड के। जो फैन बॉयज हैं जिस तरह प्लेयर्स के, जिस तरह के पॉग्बा के फैंस हैं या मैगवायर के फैंस हैं, वो एक्सक्यूजेस बनाते हैं प्लेयर्स के लिए इंडिविजुअली, पर वो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते सिस्टम को। तो मेरे ख्याल से मेन इश्यू जो है आज का हमारा जो टॉपिक जो है वो मैनेजर्स के सिस्टम ही है। तो It took United 5 seasons to unlock Pogba. एग्जैक्टली, अनलॉक दिस प्लेयर, अनलॉक दैट प्लेयर। यार अनलॉक करने का कोई मसला नहीं है, आप उनको अच्छे सिस्टम में खिलाओ। यहाँ पे हमने बात की थी फ्रेड के बारे में। फ्रेड की जो स्ट्रेंथ्स हैं, फ्रेड जो है वो बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं ऑपोजिशन मिडफील्ड को, ऑपोजिशन डिफेंस को। मैन मार्किंग मैन में मार्किंग में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। फ्रेड जो है वो डिस्टर्ब करते हैं मिडफील्ड्स को, बॉल रिट्रीव करते हैं, जहां पे यूनाइटेड बहुत ज्यादा गोल स्कोर करता है। पर उनको खिलाया कहाँ जाता है? उनको खिलाया जाता है उस पोजीशन पे कि वो डीप पोजीशंस में प्ले मेकिंग रोल अदा करें। वो उनका रोल बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से फ्रेड को थोड़ा सा एडवांस खेलना चाहिए, जहां पे वो बॉल को प्रेस करें टीम को और बॉल रिट्रीव करें। हमने यही प्रॉब्लम देखी थी कांटे के साथ, जहाँ पे बहुत सारे लोग सारी को, मैनेजर सारी को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो कांटे को बिल्कुल पीछे एंकर पोजीशन पे क्यों नहीं खिला रहे, डिफेंस के आगे क्यों नहीं खिला रहे। तो सारी हमेशा से यही कहते हैं कि कांटे की जो प्रोफाइल है वो
उनकी थोड़ी सी एडवांस प्रोफाइल है जहाँ पे वो मिडफील्ड को डिस्टर्ब करें, बॉल रिट्रीव करें। और थॉमस टुगल के अंडर भी वो यही रोल अदा कर रहे हैं, वो बहुत एडवांस पोजीशन पे जाके प्रेस करते हैं, बॉल रिट्रीव करते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सिस्टम्स को समझ नहीं पाते मैनेजर के, जहाँ पे प्लेयर्स जो है अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक खेलते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सारी, तो आपको भी मतलब मैं इजाजत दूंगा कि आप इसमें अपना इनपुट दें। आदिल अशरफ जो है इस डिस्कशन में बिल्कुल, तो आदिल अशरफ आप बताएं। When did Harry Maguire join United? 3 सीजन हो गए, 2 सीजन कंप्लीट हो Two गए, more तीसरा seasons. सीजन है उनका। Okay, so 2 more seasons until he can get unlocked for good. So एग्जैक्टली don't worry, अगर 2 साल और बने. वरान जैसे प्लेयर अगर उनको अनलॉक नहीं करते तो लॉक ही रहे वो। फिर वो लॉक ही रहे तो बेहतर। नहीं, मुझे what I feel is कि ओले का जो सीन ये है कि जो एक अच्छा कोच होता है ना, ही कैन इजीली टेक बोल्ड स्टेप्स, ठीक है। और बोल्ड स्टेप्स जरूरी नहीं होता कि ऑफ द पिच आप लें, आप ऑन द पिच भी आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक गुड प्लेयर अगर स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि टीम बहुत डिफरेंट आ गई, उस टीम के अगेंस्ट आप पहली बार खेल रहे हैं और या उस स्टेडियम में आप पहली बार खेल रहे हैं, तो जो है वो प्लेयर स्ट्रगल कर सकता है, ठीक है। बेशक बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर रहा हो, एक बुरा दिन भी आता है। तो बोल्ड स्टेप ये होता है कि आप उसको टाइमली जो है सब कर दें और एक ऐसे प्लेयर को लेकर आए जो टीम में थोड़ा कंपोजर ले आए, थोड़ा सा सेटल डाउन करे, नर्व्स को काम डाउन करे, एंड देन यू कैन मूव ऑन। तो मुझे लगता है ओले का यही इशू है कि वो बोल्ड स्टेप्स नहीं ले पाता, बिकॉज इज टू नाइस मे बी, वो पीटी टीचर शायद। आई मीन तो बड़े I think मैनेजर्स जो हैं वो बड़े डिसीजंस लेते हैं, आप मैं बिल्कुल एग्री exactly. करता हूं। हाँ, और ऑब्वियसली जब अगर आप सुपरस्टार्स के साथ खेल रहे हैं तो आपको एक बेसिकली क्या दिया गया, आपके पास एक पोजीशन है, ठीक है, यू आर अ मैनेजर। Exactly. आप कुछ आपकी पर्सनालिटी जैसे क्यों ना हो, आपके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि आप एक सुपरस्टार को कह सकते हैं कि भाई आई एम नॉट गोना प्ले यू टुडे, इट्स ऑल राइट, टेक टेक अ डे ऑफ, कोई मसला नहीं है। जरूरी नहीं कि आप हर गेम खेलें क्योंकि ये आपकी उसकी गेम है ही नहीं, इट्स फाइन, Exactly. ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कल को ओल्डम अटलेटिक के साथ मैच होगा तो उसमें भी रोनाल्डो को डाल दो, कि जरूरी नहीं है। रोनाल्डो खुद बोलेगा मैंने नहीं खेलना यार, आप उसको नहीं, एंथोनी वो हो सकता है, मार्शियल, वो हो सकता है कर मैंने खेलना है यार, मुझे जरा गोल ज्यादा करने। फिर तो भाई तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है अथॉरिटी की। अथॉरिटी। कुछ मैनेजर्स को जब ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, ज्यादा स्क्रूटिनी होती है, जैसा कि हमने देखा कि यूनाइटेड के यही यंगस्टर्स थे, एंथनी मार्शियल, जो कि अब यंगस्टर्स नहीं रहे, रैशफोर्ड, जहाँ पे जोजे मरीनियो लुकाकू को प्रेफर करते थे इन दोनों के ऊपर स्ट्राइक पोजीशन पे। तो वहाँ पे बहुत सारे पंडिट्स और बहुत सारे रिपोर्टर्स उनसे यही पूछते थे कि व्हाई ऑलवेज लुकाकू। तो एक बार उन्होंने मैच में रैशफोर्ड और एंथनी मार्शियल को साथ में खिला के, जो कि मैच मेरा से 0-0 ड्रॉ हो गया था, तो इन दी एंड उन्होंने पोस्ट मैच में यही बोला कि यू बीन आस्किंग व्हाई ऑलवेज लुकाकू। तो ये वजह है। तो मेरे ख्याल से बड़े मैनेजर जो हैं उनके माइंड में उनके जो सिस्टम होता है, जो उनकी टीम होती है, और वो हमेशा उस सिस्टम को, उस लाइनअप को लेके चलते हैं, उनके पास प्लानिंग होती है अपनी। तो यहाँ पे जो है बड़े मैनेजर्स जो हैं वो ऑब्वियसली अच्छे मैन मैनेजमेंट के थ्रू चलते हैं। यहाँ पे जिस तरह हम थॉमस टुखल के बारे में बात कर रहे थे, मैन मैनेजमेंट के थ्रू उन्होंने साउल निगेस को सब्स्टिट्यूट कर दिया, पर उसकी रीजन थी वो स्ट्रगल कर रहे थे। अगर उनको पिच पे छोड़ा जाता तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते उसके, उनके कॉन्फिडेंस पे, रादर देन कि वो उनको सब्स्टिट्यूट किया गया तो लोग क्या कहेंगे कि यार पहला डेब्यू था उनका और होम डेब्यू था और सब्स्टिट्यूट हो गया। I mean, तो that same thing happened last season जब Lampard was in charge और Thiago Silva had a nightmare against West Brom. तो वही बात है कि लैम्पार्ड भी, मैं हमें ही उसने जेरार्ड वाली हरकत कर दी थी कि ही gave a very good chance and West Brom scored. तो वही बात है कि ऑब्वियसली थियागो सिल्वा जो है वो डिफरेंट लीग से आया है, प्लस उसकी एज भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो एक्सपीरियंस को देखते हुए उसने उसकी सीनियरिटी को देखते हुए उसको बोला कि नहीं भाई प्ले ऑन, खेलो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, 10 गोल और करवा दो, कोई मसला नहीं है। बस भाई तुम टीम में सेटल हो जाओ, आज ही हो जाओ, टेंशन नहीं आज ही है। हो जाए, मतलब exactly.
हाँ उसको सब कर देता, उसकी जगह एक ऐसे प्लेयर को ले आता जो ऑलरेडी खेल चुका, उससे एक्सपीरियंस हो, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट गेम में फिर ट्राई कर लेना, चलो दे मेड अ कमबैक, 3-3 हो गया, बट दिस इज व्हाट गुड मैनेजर इज ऑल अबाउट, कि आप टाइम में डिसीजन लेके एक गेम को अपने उसमें हाथ में लो। बट जैसे मतलब रेड कार्ड मिल गया रीस जेम्स को, टुकल ने मास्टर क्लास अपनी उसी वक्त लगाई, ये मतलब दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट गेम फुटबॉल इज। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो है हम मैनेजर्स की जो बात कर रहे हैं, थॉमस तुचेल की, सीजन शुरू हुआ, उनसे पूछा गया कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस क्लब में ट्रॉफीज जीतने आया हूँ, टाइटल्स जीतने आया हूँ, तो मेरी क्लब की एक्सपेक्टेशंस और मेरे जो एम्बिशंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, मैं सीजन जीतना चाहता हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि चेल्सी की जो टीम है वो सबसे ज़्यादा सीरियस है इस टाइटल रेस में। उनके मैनेजर जो सबसे ज़्यादा सीरियस हैं, और सबसे ज़्यादा जो एज ए यूनाइटेड फैन मुझे सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग टीम लगती है वो चेल्सी की टीम लगती है इस वक्त पर्सनली। तो यहाँ पे हम अपना ये सेशन कंक्लूड करते हैं। आई होप कि कोई टॉपिक रह नहीं गया इस हफ्ते का, और अगर रह गया तो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सेमाद हमें ज्वाइन करने के लिए, और आदिल अशरफ ऑब्वियसली पिछले 2 हफ्ते से हमारे साथ थे। तो मैं अपने फैंस से, फैंस नहीं हमें व्यूअर से सॉरी, गुजारिश करूंगा कि अगर उनके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई टॉपिक्स जो हैं वो हम अगर उन चाहते हैं कि हम डिस्कस करें इस चैनल पे, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर रिप्लाई कीजिए हमें हमारी स्टोरीज पे, ताकि हम इन चीज़ों को कवर करें, उनके इंटरेस्ट को कवर करें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।